हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस। और आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथ में आप यहां पे ऑनलाइन एग्जाम डेली बेसिस पे ऑनलाइन एग्जाम घर बैठे दे सकते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग आपसे जुड़ सकें, सक्सेस जोन से जुड़ सकें। शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर लेकर आया है आज हम शेपर मशीन से चैप्टर लेकर आए हैं। शेपर मशीन का चैप्टर आज हमारा। शेपर मशीन के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, शेपर कैसे काम करता है। तो शेपर के लिए आज हम लेकर आए हैं। शेपर मशीन आपके सामने बनी हुई है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो शेपर मशीन होती है। तो जो हमारे जो फ्लैट जॉब होते हैं, ऐसे फ्लैट जॉबों की जो मशीनिंग होती है, फ्लैट जॉबों की जो मशीनिंग होती है, फ्लैट जॉबों की मशीनिंग के लिए लोग किसका प्रयोग करते हैं? शेपर मशीन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरे को कोई स्लॉट बनाना है या फिर कोई कर्व की कटिंग करनी है, कर्व वाली कटिंग करनी है, तो फिर इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शेपर मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे शेपर मशीन बनी हुई है। शेपर मशीन में आप देखेंगे ये पूरी कंप्लीट आपकी शेपर मशीन बनी हुई है। शेपर मशीन का एक प्लान व्यू यहाँ पे है। सबसे पहले आप देखते हैं शेपर मशीन के पार्ट्स में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या पार्ट आता है? शेपर मशीन का बेस। आप देख रहे हैं शेपर मशीन का बेस होता है। बेस मुख्य रूप से कास्ट आयरन का बनाया जाता है, या यूं कहें कि शेपर मशीन के प्रत्येक पार्ट कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन का बनाने का कारण क्या होता है? क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है काफी अच्छी होती है, लगभग 16,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। कितनी होती है? लगभग 16,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। ये कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होती है, लगभग 4,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। लेकिन इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण कास्ट आयरन की, क्योंकि जो कास्ट आयरन में कार्बन होते हैं कार्बन फ्री ग्रेफाइट फॉर्म में होते हैं। कास्ट आयरन में कार्बन फ्री ग्रेफाइट फॉर्म में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, और वो सेल्फ क्या कर लेते हैं? सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी होते हैं और कंपन को काफी हद तक सहन कर लेते हैं। यही कारण है कि जो हमारी मशीन या प्रत्येक मशीन की हम लोग बात करें, प्रत्येक मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज शेपर की बात कर रहे हैं। शेपर के पहले पार्ट मैंने आपको बेस बताया। बेस को जो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, फाउंडेशन बोल्ट के माध्यम से जमीन पर ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि मशीन के चलने पर किसी भी प्रकार का कंपन उत्पन्न न हो, ना ही मशीन पे या जॉब पर किसी भी प्रकार की चैटरिंग उत्पन्न हो जिससे कि जॉब आपका खराब हो सके। आपकी शेपर मशीन में दूसरा पार्ट आपका दिया हुआ है बॉडी एंड कॉलम। तो ये जो आप देख रहे हैं वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये जो आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये हमारा कॉलम वाला हिस्सा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं शेपर मशीन में, शेपर मशीन के जितने भी पार्ट है इसकी बॉडी कहलाती है। पूरी आपकी बॉडी कहलाती है। प्रकार से आपकी क्या कहलाती है? बॉडी कहलाती है। बॉडी का ये वाला हिस्सा कॉलम होता है जो कि खोखला होता है। अंदरूनी कैसा होता है? खोखला होता है। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ड्राइविंग पुल्ली, तो जितना भी रैम का ड्राइविंग सिस्टम है पूरा इसके कॉलम के अंदरूनी वाले भाग पर होता है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं क्रॉस रेल। यहाँ पे आप देखेंगे ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये क्रॉस रेल वाला एक हिस्सा होता है। इस क्रॉस रेल में आपका एक स्क्वायर पॉइंट, स्क्वायर टाइप का एक शैंक निकला हुआ होता है, जहाँ पे एक स्क्वायर हैंडल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इस वाली चाबी को, जो आप देख रहे हैं इस क्रॉस रेल को जैसे हम लोग घुमाते हैं तो आपकी जो वर्किंग टेबल है, ये पूरी वर्किंग टेबल आपकी इस मशीन के आगे या पीछे की ओर जाती है। अर्थात इस तरह से पूरी टेबल आपकी आगे और पीछे की ओर मूव करती है, जिससे जो जॉब है हमारा, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारी ये जॉब है, इस जॉब पे हमको यहां से लेके यहां तक क्या करनी है? कटिंग करनी है। कटिंग टूल आपका यहाँ पे आता है। क्रॉस रेल के माध्यम से हम लोग जॉब को इस ओर खींचते हैं। क्रॉस रेल में यहाँ पे क्रॉस एलिवेटिंग स्क्रू होता है, क्रॉस स्क्रू होता है। क्रॉस स्क्रू के माध्यम से जब हम लोग इसको अपनी ओर खींचते हैं तो आपका जॉब पूरा कहाँ आता है? अपनी दिशा में आता है, इस तरह आता है। अर्थात आपका कटिंग टूल यहाँ पे फिक्स है। कटिंग टूल को आप मूव नहीं करेंगे, सिर्फ जॉब को क्या करेंगे? जॉब को मूव करेंगे ताकि आपका जॉब की जो कटिंग हो यहाँ तक क्या हो सके? कंप्लीट हो सके। और इन केस अगर हमको जॉब को उस तरफ लेकर जाना है, अगर हम लोग जॉब को उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारे ये जॉब है और हमारा कटिंग टूल यहाँ पे कटिंग टूल काम कर रहा है, अब आपको जॉब को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो इसी स्क्रू के माध्यम से जब हम इसको घुमाएंगे तो एक हैंडल होता है। ये आप एक प्रकार का हैंडल होता है जिसमें एक इसी के साइज का क्या बना हुआ होता है? एक होल बना हुआ होता है, जिसको हम लोग इस स्क्रू में फंसाते हैं और यहाँ पे हैंडल के माध्यम से क्या करते हैं? पूरा घुमाते हैं ताकि आपका जो क्रॉस रेल है वो पूरा आगे पीछे मूव हो सके। अगला पार्ट हमारा सैडल दिया हुआ है। तो जो टेबल होती है ये वर्किंग टेबल है। ये आपकी जो शेपर मशीन है, शेपर मशीन का ये वाला हिस्सा वर्किंग टेबल कहलाता है।
वर्किंग टेबल को क्रॉस व्हील के माध्यम से आगे पीछे करने के लिए, तो जो वर्किंग टेबल होती है, वर्किंग टेबल को हम लोग किस पे फिक्स करते हैं, सैडल पे फिक्स करते हैं। सैडल एक स्लाइडिंग यूनिट होती है, जैसे लेथ मशीन में जो सैडल वाला हिस्सा होता है, बेड व्हील पे पूरे में स्लाइड होता है, गाइड होता है। उसी प्रकार से आपका जो शेपर मशीन होती है, शेपर मशीन में भी ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का सैडल वाला हिस्सा, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये आपका एक प्रकार का सैडल वाला भाग होता है, जहां पे पूरी वर्किंग टेबल क्या होती है, रखी होती है, और स्लाइड वे पे क्या होती है, गाइड होती है, पूरे में मूव करती है। अगला पार्ट हमारा दिया हुआ है वर्किंग टेबल। तो ये हमारी शेपर मशीन की जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा आपका एक वर्किंग टेबल होता है। इस वर्किंग टेबल पे विभिन्न प्रकार से टी स्लॉट कटे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टी स्लॉट कटे हुए होते हैं, ये टी स्लॉट है। इन टी स्लॉट का उद्देश्य होता है, जो जॉब होते हैं, जॉब को विभिन्न स्थितियों में बांधने के लिए टी बोल्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जॉब को टी स्लॉट से मिलाते हुए बांध लेते हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारा अगला पार्ट आ जाएगा रैम। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ये रैम। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी यूनिट इधर से लेके ये पूरी यूनिट आपकी रैम कहलाती है। और ये पूरा हिस्सा आगे से पीछे तक क्या करता है, मूव करता है। मतलब आपके जो शेपर मशीन का जो मुख्य भाग है आपका, ये रैम ही है, और ये रैम पूरा आगे से पीछे तक क्या करता है, ऐसा मूव करता है, पूरा ऐसा आगे से पीछे तक क्या करता है, मूव करता है। और इस रैम के अगले आखिरी छोर पर क्या लगाया जाता है, कटिंग टूल लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कटिंग टूल है। इस कटिंग टूल के माध्यम से अगर हम लोग ने वर्किंग टेबल पे ये जॉब को रखा हुआ है, ये हमारा जॉब है, केस हमारा क्या है, ये जॉब है, इस जॉब को हमने रखा हुआ है, जॉब पर हमको शेपिंग करना है। तो आपका जो पूरा रैम है, इसके जो आपका एक क्या बोलते हैं इसको, अपना ये जो कॉलम है, इस कॉलम पे क्या होते हैं, कॉलम पे डॉफटेल ग्रुप बने हुए होते हैं, डॉफटेल स्लाइड बनी होती है, और इन डॉफटेल स्लाइड पे आपका ये जो रैम होता है वो फिट होता है। डॉफटेल स्लाइड के तात्पर्य अगर मैं इसका एक क्रॉस व्यू बनाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डॉफटेल स्लाइड रहेगी आपकी, इस तरह से आपका ये कॉलम पे बना हुआ होगा, इस कॉलम पे इस टाइप से आपका ये हिस्सा कॉलम पे बना हुआ होगा। और जो रैम होगा, इस रैम में भी आपका फीमेल डॉक्टर बना हुआ है, ये फीमेल डॉक्टर इस तरह से बना होगा आपका रैम में। और जो कि पूरा हिस्सा क्या करता है, पूरे हिस्सा पूरे में क्या होता है, आपका स्लाइड होता है। तो ये सबसे मुख्य कारण होता है कि शेपर में किस मोशन में कटिंग होती है। शेपर में रैम मूव करता है, ये शेपर का पूरा रैम मूव करता है, और शेपर में रैम के मूवमेंट के कारण ही कटिंग होती है। अब कटिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपको बता रहा हूँ, पहले पार्ट में और देख लेते हैं आगे। इसके पश्चात रैम के पश्चात टूल हेड की बात की गई है। ये पूरा हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा आपका टूल हेड कहलाता है। यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा आपका क्या कहलाता है, टूल हेड कहलाता है। और इस टूल हेड में ही टूल पोस्ट लगा हुआ होता है, और इसी टूल पोस्ट में टूल लगा हुआ होता है। टूल हेड जो होता है आपका, टूल हेड पे यहाँ पे एक एप्रॉन होता है, एक छोटा सा एप्रॉन मैकेनिज्म होता है। उस एप्रॉन में आपका क्लैपर बॉक्स लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक क्लैपर बॉक्स होता है। इस क्लैपर बॉक्स को मैं आपको इसकी जब विस्तृत क्रिया विधि आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पे जो पूरा टूल हेड है, टूल हेड का एक अलग चैप्टर बनाएंगे हम। टूल हेड के चैप्टर में पूरा क्लैपर बॉक्स क्या होता है, टूल हेड क्या होता है, टूल पोस्ट क्या होता है, एप्रॉन मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको उस वाले टॉपिक पे क्लियर करूंगा। अभी मैं सिर्फ पार्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। अगला हमारा दिया हुआ है क्लैपर बॉक्स। तो यहाँ पे एक क्लैपर बॉक्स होता है। क्लैपर बॉक्स का मुख्य उद्देश्य होता है, इनकेस मान के चलो जैसे कि आपका ये जॉब है, इस जॉब पे आपका एक कटिंग टूल जाता है, जाते समय आपका जो कटिंग टूल का पॉइंट है वो जॉब के साथ रगड़ खाते हुए जाता है। लेकिन जब आपका रैम वापस आएगा, तो रैम के वापस आने पर आपका कटिंग टूल जॉब के साथ रगड़ खाते हुए आएगा। इस कारण से कटिंग टूल की धार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो आपका कटिंग टूल जाते समय तो जॉब से टच होकर जाता है, लेकिन आते समय थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण से जॉब के साथ संपर्क में नहीं आता है और कटिंग टूल आपका खराब होने से बच जाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य किसका होता है, आपका क्लैपर बॉक्स का होता है। इसके अतिरिक्त आपकी जो ड्राइव पेन है, बुल गियर इसके जस्ट पीछे बुल गियर लगा हुआ होता है। ये आपका एक ड्राइविंग पुली है, इस ड्राइविंग पुली के जस्ट पीछे एक बुल गियर लगा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त रॉकर आर्म और ये लिंक, ये आपका ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ड्राइविंग पिन से लिंक तक का पूरा सिस्टम आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एक पूरा चैप्टर रहेगा, उस पर मैं आपको एक पूरा सिस्टम समझाऊंगा। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में आपके ड्राइविंग पिन, बुल गियर, रॉकर आर्म और लिंक क्या चीज होती है, कंप्लीट सिस्टम आप समझ जाओगे। कि जैसे एक शेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो शेपर होता है, शेपर में जो कटिंग टूल मूवमेंट करता है, तो कटिंग टूल के मूवमेंट के किस मोशन में जॉब की कटिंग होती है और किस मोशन में नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है। तो जिस कंडीशन में आपकी ये शेपर मशीन बनी हुई है, उसी कंडीशन में मैं आपके सामने एक जॉब बनाता हूँ। इस जॉब पे आपका ये टूल है, टूल इस कंडीशन में आपका स्थिर रहता है। यहाँ पे आपका टूल क्या होता है,
स्थिर रहता है। ये आपका टूल है, यहाँ पे आपका टूल स्थिर रहता है। टूल यहां से लेके आगे तक मूव करता है। लगभग आपके जॉब की जो टोटल चौड़ाई है या लंबाई है, जॉब की लंबाई से 50 से 100 mm पीछे से जॉब की लंबाई के 50 से 100 mm आगे तक, मतलब आपका जो शेपर का जो टूल है यहां से यहां तक मूवमेंट करता है। और इस पूरे मूवमेंट को एक स्ट्रोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रोक बोला जाता है। ये स्ट्रोक आपका कहना चाहिए कि आपका जो शेपर का जो रैम है, ये जो रैम है आपका आगे से पीछे जो मूव करता है, तो रैम जितना आगे आता है उतना ही पीछे जाता है। इसे हम लोग टोटल बोलते हैं, डबल स्ट्रोक बोल देते हैं। और डबल स्ट्रोक की टोटल लेंथ सिर्फ उतनी ही होती है जितना कि आपका ये टूल आगे की ओर आता है। मतलब आपकी जो स्ट्रोक की जो लेंथ मानी जाती है, स्ट्रोक की लेंथ केवल उतनी मानी जाती है जितना आपका टूल आगे की ओर मूव करता है। इसे हम लोग डबल स्ट्रोक भी बोल देते हैं कभी बार। तो आपका जो कटिंग टूल है आपका शेपर मशीन में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काटता है। कौन सा डायरेक्शन में काटता है? फॉरवर्ड मोशन में। फॉरवर्ड मोशन का मतलब होता है यहां से आगे आने की ओर, अर्थात आपका रैम पीछे जाता है, पीछे से जब आगे की ओर आता है, इस डायरेक्शन में आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं। कौन सा स्ट्रोक बोलते हैं? कटिंग स्ट्रोक। तो ये हो जाता है आपका कटिंग स्ट्रोक हो जाता है। ये आपका कटिंग स्ट्रोक हो जाता है। और दूसरा आपका होता है जब आपका जो स्ट्रोक आपके आगे की ओर आ चुका है, उसके बाद क्या होता है? आपके पीछे की ओर चला जाता है। अर्थात आपका यहां तक टूल आने के पश्चात रैम क्या हो जाता है? आपका पीछे की ओर मूव करता है। इसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक बोलते हैं? रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब कटिंग टूल कटिंग करता है, तो कटिंग करने के दौरान जो रैम होता है आगे की ओर आने में ज्यादा समय लेता है, जबकि पीछे की ओर जाने में, अर्थात जिस समय वो कटिंग नहीं कर रहा होता है उस समय वो कम समय लेता है। तो एक अनुपात होता है इनके रैम का, फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक को हम लोग कटिंग स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक, और रिटर्न स्ट्रोक को हम लोग बैकवर्ड स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। बैकवर्ड स्ट्रोक को ही हम लोग आइडल स्ट्रोक बोलते हैं। इनका जो अनुपात होता है वो 3:2 रखा जाता है। 3:2 का मतलब होता है आपका जो रैम है आगे की ओर आने में, अर्थात यहां से यहां तक आने में 3 मिनट लेता है। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अगर ये यहां से कटिंग टूल आपका आने में, यहां तक आने में 3 मिनट लेता है, तो वापस जाने में 2 मिनट लेता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन। क्या बोलते हैं? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो वापस जाने वाला हिस्सा होता है ये नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है। वापस जाने वाला जो टूल का मूवमेंट होता है वो आपका नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है, जिसके कारण से आपका जो टूल होता है वो कटिंग प्रोसेस नहीं करता है। और जब टूल कटिंग प्रोसेस नहीं करता है तो कोशिश ये की जाती है कि कटिंग के जो नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है उसके समय को कम किया जाए, क्योंकि अगर बराबर रखा जाएगा तो प्रत्येक बार में कंडीशन जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक 3:3 रखा जाएगा, मतलब आने में भी 3 मिनट ले रहा है, जाने में भी 3 मिनट ले रहा है, तो आपका यहाँ पे 3 मिनट का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इसलिए वापस जाने में इसमें 1 मिनट को क्या कर लिया जाता है? कम कर लिया जाता है। अर्थात जो हमारा आइडल समय होता है, आइडल समय को क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं, जिससे जो ऑपरेशन समय होता है, ऑपरेटिंग टाइम होता है, जो मशीनिंग टाइम होता है, उस पर काफी हद तक हम समय बचा लेते हैं, जिसका यूज हम अगले जॉब के लिए कर सकते हैं। इसलिए ये कटिंग स्ट्रोक में आने के समय ये 3 भाग आता है, जबकि जाने के समय में 2 भाग आते हैं। मतलब 3:2 का इसमें क्या होता है? आपका एक अनुपात होता है इसमें कटिंग स्ट्रोक और नॉन कटिंग स्ट्रोक का। तो यहां से शेपर मशीन का सिर्फ बेस क्लियर किया गया है। बेस इसलिए क्लियर किया गया क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी कि ये शेपर मशीन क्या होती है, प्लानर क्या होती है, और इसी तरह से स्लॉटर क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, अगर यही जो रैम है आपका, ये रैम आपका अगर वर्टिकल हो जाता है, अगर ये रैम क्या हो जाता है? आपका वर्टिकल हो जाता है, और ये टेबल अगर आपकी रोटरी हो जाती है तो वो स्लॉटर मशीन कहलाती है, जिसका प्रयोग किया जाता है स्लॉट काटने में या फिर गियर काटने में। ठीक है। और जो प्लानर होता है, तो प्लानर में क्या होता है? प्लानर में आपने देखा, मैंने शेपर में आपको ये बताया कि जो शेपर होता है, शेपर मशीन का केवल आपका रैम क्या होता है? आगे पीछे मूव करता है। प्लानर मशीन में आपका ये टूल एक जगह फिक्स रहेगा, लेकिन जो वर्किंग टेबल है, पूरी वर्किंग टेबल क्या होगी? आगे पीछे मूव करेगी। ये अंतर होता है शेपर और प्लानर में। शेपर मशीन में छोटे, अर्थात 2 मीटर से कम जो जॉब होते हैं, 2 मीटर से कम लंबाई के जो जॉब होते हैं, उसको हम लोग शेपर में शेपिंग करते हैं। और जो 2 मीटर से अधिक लंबाई के जॉब होते हैं, 2 मीटर मतलब काफी बड़े जॉब हो जाते हैं, तो 2 मीटर से अधिक लंबाई के जॉब के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्लानर का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो,
तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, जहां पे आपको ऑनलाइन एग्जाम और उससे जुड़ी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। साथ में काफी सारे फिगर, जैसे कि ये शेरपा का फिगर जो मैंने बनाया हुआ है, तो इसका एक्चुअली फिगर क्या होता है वो मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। साथ में आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको डेली बेसिस पे आपको डेली आपको एक एग्जाम प्राप्त होगा, ऑनलाइन एग्जाम, जिसको आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।